और खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन, जेपी नड्डा अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अधिवेशन का होगा शुभारंभ। 11 बजे होगा शुभारंभ, दोपहर 3 बजे सत्र होगा शुरू। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे अधिवेशन का समापन। 370 वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ होगा अधिवेशन। साथ ही मध्य प्रदेश की 29 सीट का जीत पर निकलेगा फॉर्मूला। प्रदेश के 1226 कार्यकर्ता अधिवेशन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल पहुंचे दिल्ली। विधायक प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी पहुंचे दिल्ली। अधिवेशन में विधायकों को अकेले जाने की अनुमति, मंत्रियों को स्टाफ के साथ लाने की अनुमति। छत्तीसगढ़ से करीब 330 बीजेपी नेता पहुंचे दिल्ली। पिछले 1 साल से किए कार्यों की होगी समीक्षा। साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे दिल्ली। प्रदेश से सभी मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर होंगे शामिल। नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 1347 प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अधिवेशन का होगा शुभारंभ। 11 बजे होगा इसका शुभारंभ, दोपहर 3 बजे सत्र होगा शुरू। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे अधिवेशन का समापन। साथ ही 370 वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ अधिवेशन का होगा शुभारंभ। मध्य प्रदेश की 29 सीट पर जीत का निकलेगा फॉर्मूला। प्रदेश के 1226 कार्यकर्ता अधिवेशन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल पहुंचे दिल्ली। साथ ही विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी पहुंचे दिल्ली। अधिवेशन में विधायकों को अकेले जाने की दी अनुमति, मंत्रियों को स्टाफ के साथ को लाने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ से करीब 330 बीजेपी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। पिछले 1 साल से किए गए कार्यों की समीक्षा होगी। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे। प्रदेश मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर इसमें शामिल। नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के 1347 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अधिवेशन का शुभारंभ किया जाएगा। 11 बजे होगा इसका शुभारंभ, दोपहर 3 बजे सत्र होगा शुरू। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे अधिवेशन का समापन। 370 वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ होगा अधिवेशन। साथ ही मध्य प्रदेश की 29 सीट जीत का निकलेगा फॉर्मूला। प्रदेश के 1226 कार्यकर्ता अधिवेशन में होंगे शामिल। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े अनूप मिश्रा। जी अनूप, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है और छत्तीसगढ़ से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े कार्यकर्ता और नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी देखिए वैशाली, जो 17 और 18 तारीख को दिल्ली में भारत मंडपम में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये कहीं न कहीं 2024 के जो चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा अधिवेशन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पूरे देश से जो है सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। करीब 11,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 1347 कार्यकर्ता उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और आपके जो है मेयर, सभी महापौर भी शामिल हो रहे हैं। इसकी जो शुरुआत 17 और 18 को होगी, शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे और इसका जो समापन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो इसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ करेंगे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आज पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, सदन में भी उन्होंने, संसद में भी नारा दिया था कि 400 पार। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जनादेश होना सुनिश्चित किया गया है। 80 सीटों को जीतने के लिए कहीं न कहीं 370 आंकड़ा पाने के लिए 80 सीटें जरूरी है जीतना। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 400 पार जो एनडीए की सीटें होंगी, इसके साथ जो भाजपा की होंगी वो 370 तो कम से कम होंगी। उसके लिए उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, 80 लोकसभा आते हैं, सीटें आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की एक प्रतिनिधित्व तो बड़ा मायने रखता है। योगी आदित्यनाथ का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहां जाएंगे। प्रदेश महामंत्री संजय राय इसके समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम वैसा ही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव, ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके बाद चुनाव को तैयारियां बहुत
कह सकते हैं तेजी के साथ बढ़ेंगी। इसके बाद चुनावी बिगुल बजेगा और प्रधानमंत्री की बहुत सारी जो है सभाएं होंगी, मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी। इसके अलावा पूरे देश में जो है कई जगहों पर जनसभाएं प्रधानमंत्री की होंगी और सभी समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ साथ में स्टार प्रचारक की एक लिस्ट बनेगी कि स्टार प्रचारक में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो ये एक कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव है उससे पहले का एक ऐसा मंथन है जिस मंथन के अंतर्गत कहीं न कहीं जो 24 का चुनाव है उस पे 400 पार का जो आंकड़ा पार करना है, उसके लिए बीजेपी जो जीत का ये मंत्र है वो देगी। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री प्रदेश हैं और वहां के सभी मंत्री विधायक सांसद शामिल हो रहे हैं। सभी को ये कह सकते हैं कि जो मंत्र दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने विधानसभा, लोकसभा, अपने संसदीय क्षेत्र, अपने प्रभारी क्षेत्र में जाना है, वहां की जनता से अंत्योदय का मतलब कह सकते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक आपको संपर्क करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको लाभार्थियों ने जो प्राप्त किया है उनसे संवाद करना है, जिनको नहीं मिला है उनसे भी संवाद करना है और उनको विश्वास दिलाना है कि मोदी की जो गारंटी है वो उनके साथ है। और कहीं न कहीं हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार और संगठन सभी उनके साथ में है, जनता के साथ में है। तो एक भरोसा दिलाना और उनको जानकारियां देना, संवाद करना और वहां पे समय बिताना, वहां भोजन करना, रात्रि प्रवास करना, इस सभी जो कार्यक्रम है वो इस जो है अधिवेशन में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि विपक्ष से किस तरीके से आपको लड़ना है, किस तरीके से उनके घोटालों को उजागर करना है, किस तरीके से उनकी कमियों को उजागर करना है, किस तरीके से उनको घेरना है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कार्यक्रम है और सभी तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक हिसाब से बड़े नेता है तो प्रशिक्षण और गुरुमंत्र कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा और जो शीर्ष संगठन के पदाधिकारियों को दिया जाएगा, जिससे कि जो है 24 की राह आसान हो सके और 24 में जो हैट्रिक मारने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है उसको जो है पूरा किया जा सके। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है। जी अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, जैसे कि अधिवेशन 11 बजे से अधिवेशन की जो है शुरुआत हो जाएगी, कई बड़े नेता यहाँ पर सीएम यहाँ से लखनऊ से और सीएम विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर दिल्ली जो है पहुंच चुके हैं। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए तमाम मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड, तमाम जिलों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन है, चूंकि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, शुरुआत उसकी 11 बजे से हो जाएगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे और कहीं न कहीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आएंगे, चाहे विधानसभा के जो नतीजे थे उनको लेकर कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ना है और 1 साल का जो इनका रिपोर्ट कार्ड है वो किस तरह से पेश किया जाएगा, किस तरह से प्रगति की गई है और योजनाओं का क्रियान्वयन जो है जनता के बीच में कैसे पहुंचे। इन सब मुद्दों को, तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार बात होती नजर आएगी। और देखिए अधिवेशन में महत्व रखता है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में कहीं न कहीं इसकी भी स्ट्रेटजी बनेगी किस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, क्या योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, जो डबल इंजन की सरकारें हैं जहां पर वहां पर किस तरह से योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। अगर कहीं पे योजना नहीं पहुंच रही तो उनको योजनाओं को पहुंचाना है, लाभार्थियों से बात करना है, लाभार्थियों का जो एक्सपीरियंस है जो उनको बात करना है। क्योंकि ये जो अधिवेशन है इसमें सभी जगह के सीएम, चाहे उत्तर प्रदेश की सीएम की बात करें योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर धामी, और जो साव है छत्तीसगढ़ के सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी वहां लगातार पहुंचे। 11 बजे मोहन यादव वहां पहुंच जाएंगे और उनका जो 11 बजे जो पहुंचने का एक समय है वो निर्धारित हो गया है। तो कुल मिला के 1236 लोग मध्य प्रदेश से, 26 लोग की बात करें तो 1226 लोग मध्य प्रदेश से बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, नेता, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, मंडल के जो अध्यक्ष थे वो सभी लोगों को बुलाया गया। और जब इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा होता है तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होती है, योजनाओं को लेकर चर्चा होती है, किस तरह से जनता क्या चाहती है और जनता का फीडबैक क्या है, जो योजनाएं निकल रही है उस पर भी चर्चा होती है। तो कई बड़े मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर चर्चा होती है। आगे के आने की, चूंकि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का एक
लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, तो उसको पूरा करने के लिए भी चर्चा होती है। जब ब्रिलियंट ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाने की बात करेंगे, इसको कैसे गेन करेंगे उस पर चर्चा होगी। 370 जो हर बूथ पर वोट प्रतिशत वोट गेन करने का लक्ष्य रखा गया, पाने का लक्ष्य रखा गया, उस पर भी चर्चा होगी। और 370 अकेले बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 370 सीटें लोकसभा में जीतेंगे, जिससे लगातार फिर से एक बार सरकार बनेगी। और 400 एनडीए गठबंधन, जो 400 है बीजेपी गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की सीटें बनेंगी। तो इन सब बातों को लेकर सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, तो तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इन्हीं सब बातों को लेकर एक गहन चर्चा चलेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे। 12 से 15 हजार के करीब जो कार्यकर्ता है यहाँ पर पूरे तमाम प्रदेशों से पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है कि 12 से 15 हजार के करीब जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कल भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी दी थी कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन कौन शामिल हो रहा है और किस तरह से इस पर चर्चा होगी। 370 वोटों का प्रति बूथ जो लक्ष्य रखा गया उस पर भी चर्चा होगी। तो इन सब बातों को लेकर के पूरी चर्चाएं होंगी और ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा 2024 से पहले। वैशाली जी, सत्यम आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप जी की तरफ रुख करेंगे। अनूप, जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने 370 का जो है मंत्र दिया है, तो कितना कामयाब होगा लोकसभा चुनाव में 370 का ये मंत्र? जी वैशाली, एक बार सवाल दोबारा। जी अनूप, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का मंत्र दिया है, 370 का ये मंत्र लोकसभा चुनाव में कितना सफल साबित होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात को कहा है कि हम 400 पार करेंगे एनडीए के साथ मिलकर। और एनडीए के बाद अगर जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात की जाती है तो 370 तो हम 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सीटें आएंगी। तो ये प्रधानमंत्री ने ये बात कही है तो प्रधानमंत्री का मतलब पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के उसको पूरा करने के लिए लग जाएगा और उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। बगैर रणनीति के ये संभव नहीं हो पाएगा कि 400 पार कर लिया जाए या 370 पार कर लिया जाए, क्योंकि 370 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जहां पर आप साउथ की बात करते हैं, दक्षिण भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है, वहां पर उन सीटों को कैसे जीता जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। आप कर्नाटक उठाकर देख लीजिए। कर्नाटक में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में भी स्टालिन की सरकार है। आपकी जो है आंध्रा में, तेलंगाना में भी जो है आपकी सरकार जो है कांग्रेस की है। इसके बाद आंध्रा में जाते हैं जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। तो इस तरीके से केरला में जाते हैं तो भी वहां पे जो है वामपंथी सरकार है। तो इस तरीके से जो दक्षिण भारत में का अगर सपोर्ट कह सकते हैं कि एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी, वहां पे अपनी पैठ नहीं बनाएगी, तो हमें ये लगता है कि 370 और 400 का सपना ही रह जाएगा। लेकिन जो अधिवेशन हो रहा है 17-18 तारीख को, वो उसी की रणनीति के तहत है। वो चाहे दक्षिण भारत की लड़ाई हो या पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए का गठन किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के एक लड़ाई लड़ी जा रही है, कह सकते हैं एक जो है पोलराइजेशन करने का काम किया जा रहा है, उसको कैसे काउंटर करना है, उसको कैसे जनता के बीच एक्सपोज करना है, कैसे बताना है कि ये वही समाजवादी पार्टी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार और गुंडा राज बहुत आगे था, और वही दक्षिण भारत में किस तरीके से करप्शन और परिवारवाद आगे है, उसको एक्सपोज करना। तो जब तक इन सब चीजों पे एक मंथन नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे जो है विचार विमर्श करके रणनीतिकार निर्देशित करेंगे कि कैसे जाना है, कैसे लाभार्थियों को मिलना है, क्योंकि जो दक्षिण भारत हो या उत्तर प्रदेश कहीं भी हो, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तो सभी को मिलती हैं, उनमें किसी को भेदभाव तो नहीं किया जा सकता है। तो कहीं सरकार हो या ना हो, तो उनको ये बताना है कि जो केंद्र की सरकार ने आपके लिए क्या किया है। तो ये जो योजनाएं हैं, ये जो रणनीति है, ये जो लोगों से मिलना है, ये अंतिम व्यक्ति तक मिलना है, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख और विधानसभा जिलाध्यक्ष, इन सबकी जो जिम्मेवारी तय की जाएगी वो इस जो है अधिवेशन में तय किया जाएगा। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनके पर्यवेक्षक और उनको देखने के लिए जो लोग नियुक्त की जाएंगे, जब तक ये पूरी रणनीति नहीं पूरी की जाती है,
तब तक संभव रहे 370 पार पाना। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो बीच में आपको जो उधर आ जाता है नॉर्थ इंडिया, इधर मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उस तरफ भी जो है संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे संसदीय जो सांसद होते हैं अपनी बात कह सके। यदि कुछ सांसदों से नाराजगी है तो वहां पे प्रभारी मंत्री जो पर्यवेक्षक होते हैं, तो उन प्रभारी जो होते हैं उनको लगाया जाएगा कि किस तरीके से उनके बीच संवाद स्थापित करें। तो जब तक जो है पूरा देश एक तरीके से, संपूर्ण देश में जब तक इसकी तैयारी नहीं की जाएगी तब तक 370 पार पाना मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और राष्ट्रीय अधिवेशन भी इसीलिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री कल संबोधित करेंगे, वो बताएंगे कि गुरु मंत्र देंगे किस तरीके से जो है लोगों से मिलना है, किस तरीके से 370 और 400 को पार करना है, उसका भी मंत्र देंगे। तब कहीं जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी की जो 370 और 400 की जो गणित है वो पार पाएगी। जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए। जी सतीश, इस समय वहां का माहौल कैसा है? जैसे कि यहाँ पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है, वहां का माहौल कैसा है? कितने कार्यकर्ता वहां पर दिल्ली पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार का वो अधिवेशन है 17-18 तारीख को, उसको लेकर यहां से पूरी टीम पहुंच चुकी है। चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे विधायकों की बात करें, सारे विधायक पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। और देखना यह है कि कितनी यहाँ, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 सीटें हैं और यह है 5 की 5 सीट अभी तक भाजपा ही 2 बार ही भाजपा ले चुकी है। इस बार भी कोई पार पाना भाजपा को 5 सीटें कोई भारी नहीं है। लेकिन भाजपा का मुख्य लक्ष्य है कि 400 का पार। मतलब यह है कि अभी तक उनका यह है कि हर वक्त, चाहे प्रधानमंत्री की बात करो, चाहे मुख्यमंत्री की बात करो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करो, तो उनका कहना है कि इस समय लोकसभा में 400 के पार। तो इसलिए जो है लगातार भाजपा ये है 400 के पार की बात कर रही है कि 400 के पार हो अधिवेशन, जो भी हो 400 के पार हो। इस समय सीटें जो है हमें लोकसभा में 400 पे पार करनी है। तो भाजपा लगातार प्रदेश में पूरी तैयारी में जुटी हुई है। घर घर जारी है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। जो जहां वो देख रहे हैं कि यहाँ कम वोटर हैं भाजपा के, वहां वोटरों को लुभाने की बात कर रही है। और घर घर जाके भाजपा के कार्यकर्ता, चाहे मंडल अध्यक्ष हूं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हूं, जो भी घर घर जाके इस समय उत्तराखंड में तो भाजपा का ये लक्ष्य रखा है कि हर वोटर जो है भाजपा का हो। और हर लक्ष्य जो है भाजपा ये नहीं देख रही है कि कौन सा चुनाव है, और आज नहीं, कभी भी ये नहीं देखती है कि ये लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, चाहे निकाय के चुनाव है। भाजपा को ये चुनाव जो है, हर चुनाव एक ही रणनीति लगती है कि जीत। तो इसलिए जो है भाजपा यहाँ पे जो कर रही है, ये चाह रही है कि हर लोकसभा सीट में 5 लाख ज्यादा से बहुमत से प्रत्याशी जीते हमारा। जी रुक करेंगे सत्यम की ओर। सत्यम, जैसे कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब इतने बड़े पैमाने पर अधिवेशन होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी यहाँ पर सफलता मिलने वाली? क्योंकि बीजेपी लगातार अपने चीजों से यहाँ पर बढ़ावा ही मिलती हुई नजर आ रही, कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए, वैशाली, बीजेपी निश्चित तौर पर कोई भी और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हर क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, स्ट्रेटजी के तहत उतरती है और लगातार स्ट्रेटजी बनाई जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, हर चुनाव में स्ट्रेटजी के तहत काम करती है। और निचले स्तर से लेकर के कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व लगातार हर चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। वही देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी पहले भी रही। गांव चलो अभियान अभी चलाया था। गांव चलो अभियान के तहत 11,000 मध्य प्रदेश में ऐसे बूथ चिन्हित किए गए थे जहां पर की वोट प्रतिशत कम मिला था या हार हुई थी। तो वहां वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर बूथ स्तर पर गांव चलो अभियान के तहत हर मंत्री, हर सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राघव पहुंचे थे दिग्विजय सिंह के इलाके में, जहां पर उन्होंने लोगों से, गांव के कार्यकर्ताओं से, ग्रामीणों से हर मुद्दे पर बात की, युवाओं से बात की। तो किसानों के मुद्दों को लेकर बात की, किसानों की इतनी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। वही केंद्र की बात करें तो केंद्र के भी मंत्री जैसे ही चुनाव आते हैं तो लगातार हर जिलों के दौरे उनके शुरू हो जाते हैं, हर प्रदेशों के दौरे शुरू हो जाते हैं। और जो राजनीति के तहत काम करती है बीजेपी, उसी में देखिए उसका परिणाम भी आता दिखता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत हुई। 163 सीटें मध्य प्रदेश में आई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हुई है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में
बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में चूंकि 29 सीटें हैं, 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने ऑलरेडी जीत कर रखी है और एक सीट जो मात्र कमलनाथ की पूर्व सीएम है उनकी छिंदवाड़ा की सीट है उसको भेजने की भी तैयारी कर रही है। लगातार छिंदवाड़ा से देखिए बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी का एक संगठन काम कर रहा है कि जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश बीजेपी में ज्वाइन होना चाहते हैं उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया जा रहा है। वही लगातार केंद्र और राज्य से जो भोपाल में बैठे अधिकारी है, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, लगातार गांव में पहुंच रहा है गांव चलो अभियान के तहत और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे लोकसभा के लिए बीजेपी की ताकत और जो उसका दौरा है और रणनीति वो और पक्के तौर पर तैयार की जाएगी और उसके साथ साथ ही बड़े तौर पर ये अभियान चलाया जाएगा। अब देखिए चुनाव है, ऐसे में राष्ट्रीय अधिवेशन का भी आयोजन किया जा रहा है क्योंकि देखिए बीजेपी को अब साउथ साइड में अगर जीत हासिल करनी है और 370 जो लक्ष्य रखा है, 400 डीए का जो लक्ष्य रखा है, अगर उसको पाना है तो कहीं न कहीं साउथ को भी जीतना जरूरी है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में बीजेपी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रही है, मजबूत भी स्थिति में है और बड़े बड़े जो उनके नेता हैं उनकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं और इसको भी जिम्मेदारी सौंपने के बाद जो जिम्मेदार नेता है अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य पालन करते हैं। बीजेपी में एक खासियत है कि शीर्ष नेतृत्व हो या जमीनी कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाता है जिसका परिणाम देखने को मिलता है। और अब देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि 4 जो जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की है, युवा, गरीब, किसान और महिला, इन पर फोकस किया जाएगा क्योंकि विधानसभा में देखा गया है कि जो 50% आबादी महिलाओं की थी जिसकी वजह से बम्पर जीत हुई है उनको एक बार फिर से साधने की कोशिश की जाएगी। किसान एक आंदोलन को लेकर बैठे हैं, जो एमएसपी रेट है उसको लेकर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन पर भी बात की जा रही है। हालांकि किसानों को 6,000 की जो राशि है वो दी जाती है और राज्यों से भी बीजेपी शासित प्रदेशों से भी राशि दी जाती है, तो कुल मिला के 12,000 की राशि जो किसानों को मिल रही है उसको भी बताया जाएगा। इसके साथ ही देखिए जो हालांकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात जो किसान कर रहे हैं उस पर अभी इसलिए मुहर नहीं लग पा रही है क्योंकि WTO से चाहते हैं किसान कि हटा दिया जाए मध्य प्रदेश भारत को। अगर WTO से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत को हटाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं भारत को भी एक बड़ा घाटा होगा क्योंकि भारत अभी कृषि उत्पादनों में बढ़ा हुआ है, लेकिन अन्य बातें करें इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में तो अगर WTO से हटता है भारत तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर भारत को नुकसान होगा। ऐसे नुकसान की स्थिति में मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को अभी फिलहाल के उसमें नहीं लाया जा सकता कि इतना ज्यादा लाभ दिया जा सके, लेकिन हालांकि उस पर भी सब्सिडी देकर किसानों को दिया जा रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा है WTO के और किसानों का मुद्दा जो आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको सामंजस्य बैठाकर बात की जा रही। पिछली बार भी देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 किसानों के कानून लेकर आए थे उनको वापस ले लिया था, तो उनको वापस लेने के बाद एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठा है। वही युवाओं की बात करें तो युवा भी चाहते हैं कि रोजगार मिले, तो केंद्र की कई योजनाएं, स्वनिधि योजना है, स्वरोजगार योजना है और मध्य प्रदेश में तीनों कमाई योजना है, अन्य योजनाओं के तहत बीजेपी इस पर ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी देखना ये होगा कि जब चुनाव होंगे उससे पहले कितना ओवरकम करती है। लेकिन साउथ साइड की बात करें तो साउथ को भेजने की भी कोशिश अब की जा रही है। लगातार साउथ को भेजने के लिए राज्यसभा में एक बार फिर लोकनाथन मुरुगन को जो है राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है। वो हालांकि केंद्रीय मंत्री है, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लगातार वो कई मोर्चों में अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एल मुरुगन को भेजा जा रहा है। सभी जातियों का समीकरण बैठाया जा रहा है, क्षेत्रवार और जातिवार समीकरण बैठाकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। आदिवासियों की बात करें, ओबीसी वोटर पर भी लगातार फोकस है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को उतारा गया है, बिहार उत्तर प्रदेश को साधने के लिए मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये बिहार में भी करते नजर आएंगे। तो इस तरह स्ट्रेटजी की तरह बीजेपी पूरा काम कर रही है। सत्यम, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा लखनऊ की तरफ रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा की तरफ। अनूप, जैसे कि यूपी में 80 लोकसभा सीट है और यहाँ पर एनडीए ने पिछले चुनाव में उनका वोट प्रतिशत रहा था 51.19%। अब बीजेपी जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव में इनका वोट प्रतिशत कितना रहेगा? जैसे कि 370 का लक्ष्य रखा है, तो कितना परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता हुआ रहेगा उनका? जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर तो 370 और 400 पार देखना है, 370 पार यदि जो है भारतीय जनता पार्टी को करना है तो कहीं ना कहीं उसको वोट परसेंट बढ़ाना होगा।
लेकिन एक चुनौती जरूर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है कि जिस तरीके से जो है विपक्ष में समाजवादी पार्टी जो है पीडीए को लेकर के अलग से अपना जो है तैयारी कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, जो हिंदूवादी में चेहरा है, इसके साथ में जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो है 22 तारीख को जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो मंदिर बना है, ये जो राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, ये पूरे भारत में संदेश है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो कहा जा सकता है कि 2024 को नैया पार कराने में जो राम मंदिर निर्माण है वो बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बात हुई, जो आप मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को जो सीएम कैंडिडेट बनाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो यहाँ के जो यादव समाज पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा करेगा, क्योंकि यादव समाज करीब करीब 90% जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहता था, वो अब जो है उम्मीद ये लगाई जा रही है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी और ये बताएगी जनता को कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, ये जो है असली लोकतंत्र यहाँ पर है, और इस लोकतंत्र में जो है कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये जो एक मैसेज है, ये जातिवाद से ऊपर उठ करके है, ये मैसेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है, और 80 लोकसभा सीटों को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा जा रहा है कि हम जीत कर देंगे, वो भी पूरा होता नजर आ रहा है। और जो यही सब जो है जो समीकरण है, जिसमें राम मंदिर हो गया और सभी दलों परिवारवाद से हट करके सभी लोग को लेके चलना हो गया, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है उसका जो फायदा लाभार्थियों को मिल रहा है, जिसमें किसान सम्मान निधि हो गया और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो ज्वाइंट वेंचर से जो योजनाओं का जो फायदा मिल रहा है जनता को, उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। इससे भी एक उम्मीद जग रही है कि वो 51% जो पूर्व में हुआ था उससे काफी आगे जाने की उम्मीद है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, उसमें ये सभी कारण, चाहे वो जो है राम मंदिर का हो, चाहे वो लाभार्थियों के फायदे हो, या हो सकता है जो परिवारवाद से हट करके जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय का नाम आया है, इसके बाद आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें 7 में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि जो है ये कह सकते हैं 2024 के चुनाव से पहले ये प्री क्वालिफाई का चुनाव था, ये भी एक जो है भले ही ये डेलीगेट चुनाव होता है, लेकिन ये भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों का ध्यान रखा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अभी विरोध के सुर उठ रहे हैं। आलोक रंजन जो पूर्व में मुख्य सचिव रहे हैं, इसके बाद जया बच्चन जिनको टिकट मिला है, उसका विरोध अंतर पार्टी में भी बहुत देखने को मिल रहा है। पल्लवी पटेल जो उनकी सहयोगी पार्टी है, जो कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी से, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसके साथ साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग से अपनी राह चुन ली, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है पिछड़ों को और दलितों का पीडीए को जो है उपेक्षा का आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया है। तो इस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं डाउन होता नजर आ रहा है और जो है सत्ता पक्ष आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए ये जरूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ाने में काफी मदद साबित होगी। इसके साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, पन्ना प्रमुख हो गए, बूथ प्रमुख हो गए। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।